अभी हमारे मुल्क के नाम में शुगर नहीं आती, इसके बावजूद हमारे मुल्क के अवाम में शुगर के मरीजों की तादाद ज्यादा है। तुम्हारा मुल्क का तो नाम ही शुगर से शुरू होता है, तुम्हारे यहाँ क्या हाल होगा? इमरान ने कहा तो चौशान बेख्तियार हंस पड़ा। बतौर मर्ज शुगर तो हमारे मुल्क में भी है और मरीज भी होंगे, लेकिन इतने नहीं जितने तुमने तासुर दिया है। चौशान ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे मुल्क का नाम शुगरान की बजाय शुगर फ्री जोन होना चाहिए। इमरान ने कहा तो चौशान एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। अब संजीदा हो जाओ इमरान, अच्छी खबरें नहीं है। मैंने तुम्हें पहले इत्तला दी थी कि शुगरान और पाकिशिया के मुश्तरका मिशन पर हार्ट एजेंसी ने अपने सुपर एजेंट बाटले को पाकिशिया भेजा है, लेकिन तुमने अब तक कोई फुर्ती नहीं दिखाई। बाटले और उसके साथी पाकिशिया में अपने मिशन पर काम कर रहे हैं। अगर वो शुगरान में होते तो मैं अब तक उन्हें पकड़ चुका होता। हाँ, एक और अहम इत्तला भी मिली है कि पाकिशिया के सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान की रिहाइशगाह पर बेहोश कर देने वाली गैस से अटैक किया गया है। क्या ये इत्तला दुरुस्त है? चौशान ने कहा, हाँ दुरुस्त है। मैं अभी सर सुल्तान से मिलकर आया हूँ, लेकिन अभी तक इस अटैक की वजह तस्मीर समझ नहीं आई। इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, इमरान साहब, शुगरान की इंटर सर्विसेज के एजेंट ने खुसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की है। उसने जो कुछ बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ, आप उसे खुद चेक कर लें। उसने बताया कि पाकिशिया और शुगरान के मुश्तरका सरहद पर एक इंतहाई खुफिया लेबोरेटरी तामीर की गई है। उस लेबोरेटरी में दाखिल होने के दो रास्ते हैं, एक पाकिशिया की तरफ से, दूसरा शुगरान की तरफ से। और पाकिशिया ने अपनी तरफ के रास्ते के अपने अंदाज में हिफाजती इंतजाम किए हैं, जबकि शुगरान ने अपनी तरफ अपने अंदाज में। लेबोरेटरी ओपन नहीं है, उसे पहाड़ी इलाकों में उस अंदाज में बनाया गया है कि उसे आसानी से ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। इस लेबोरेटरी में खुसूसी मिसाइल सुपर हॉक पर काम हो रहा है और इस लेबोरेटरी का कोड नाम पारस है। दूसरा, सर सुल्तान के साथ जो कुछ हुआ है उस पर गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सर सुल्तान को बेहोश करके उनके जहन से मतलब की मालूमात हासिल की गई हैं और ये मालूमात इस मुआहदे के बारे में हो सकती है जिसके तहत पाकिशिया और शुगरान में मुश्तरका तौर पर यह लेबोरेटरी तामीर की गई है। हो सकता है कि इस मुआहदे में लेबोरेटरी के महल वकू के सिलसिले में कोई तफसील मौजूद हो और ये भी कंफर्म हो चुका है कि बाटले और उसके साथी पाकिशिया पहुंच चुके हैं। गो हमें मिलकर मुश्तरका तौर पर काम करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ इसलिए खामोश बैठे हैं कि ये लोग पाकिशिया की तरफ से लेबोरेटरी में दाखिल होकर फार्मूला हासिल करके उसे तबाह करने के लिए काम कर रहे हैं। चौशान ने तफसील से बात करते हुए कहा, ये बात वाकई कंफर्म है कि बाटले और उसके साथ 3 अफराद चार्टर्ड तैयारे के जरिए पाकिशिया के दारुल हुकूमत पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए ये अभी मालूम नहीं हो सका और न ही उन्होंने अभी तक बज़ाहिर कोई हरकत की है। अगर सर सुल्तान के साथ कार्रवाई बाटले ने की है तो हम उन्हें जल्दी ट्रेस कर लेंगे। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमें अहम मालूमात मुहैया की हैं, इमरान ने कहा। इमरान साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं ग्रेट लैंड में शुगरान के फॉरेन एजेंट से मालूम कराऊं, शायद उसे मालूम हो कि हार्ट एजेंसी का पाकिशिया में फॉरेन एजेंट कौन है। उससे आपको बाटले और उसके साथियों तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। चौशान ने कहा, क्या वो इस बारे में जानता होगा? इमरान ने कहा, हाँ, चांग तवील अरसे से वहाँ मौजूद है और खासा तेज आदमी है। चौशान ने कहा, ओके, फिर मुझे इत्तला देना। इमरान ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा तो चौशान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया और फिर मेज की दराज खोलकर उसने एक डायरी निकाली और उसे खोलकर देखने लगा। कुछ देर बाद उसने उसे सामने रखा और फोन का रिसीवर उठाकर उसने फोन को डायरेक्ट करने वाला बटन प्रेस कर दिया और फिर सामने मौजूद डायरी के सफेद से देखकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। चांग बोल रहा हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। चौशान बोल रहा हूँ। चौशान ने कहा, यस बॉस, हुक्म बॉस। चांग का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया। ग्रेट लैंड की हार्ट एजेंसी का सुपर एजेंट बाटले अपने साथियों समेत पाकिशिया और शुगरान के मुश्तरका प्रोजेक्ट के खिलाफ काम करने के लिए पाकिशिया पहुंच चुका है। पाकिशिया में अली इमरान उनसे आसानी से निमट लेगा, लेकिन वो लोग ट्रेस नहीं हो रहे। क्या तुम जानते हो कि पाकिशिया में हार्ट एजेंसी का फॉरेन एजेंट कौन है? चौशान ने तफसील से बात करते हुए कहा, बॉस, ये तो मालूम नहीं है कि वहाँ कौन फॉरेन एजेंट है, क्योंकि ये मालूम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अलबत्ता एक क्लू है, उससे हतमी मालूमात मिल सकती है। चांग ने जवाब देते हुए कहा, बताओ क्या क्लू है? चौशान ने कहा, पाकिशिया के दारुल हुकूमत में एक नया होटल तामीर हुआ है। उसका नाम होटल ब्रीज है। उसका जनरल मैनेजर फखरुद्दीन नामी आदमी है। ये फखरुद्दीन यहाँ ग्रेट लैंड में भी होटल ब्रीज का जनरल मैनेजर रहा है। होटल ब्रीज दुनिया के तमाम बड़े ममालिक में मौजूद है और कहा जाता है कि होटलों की ये चैन दरपर्दा हार्ट एजेंसी के चीफ की मिल्कियत है, लेकिन बज़ाहिर कोई कंपनी इसकी मालिक है। हार्ट एजेंसी के चीफ ने ही फखरुद्दीन को खुसूसी तौर पर पाकिशिया के होटल ब्रिज का जनरल मैनेजर मुकर्रर करके पाकिशिया भेजा, वरना वो 10 सालों से यहाँ काम कर रहा था।
वैसे वो देखने में सीधा साधा आदमी लगता है, लेकिन खासा होशियार और तेज आदमी है। उससे दुरुस्त मालूमात मिल सकती है, क्योंकि वहाँ जो भी एजेंट होगा वो लामहला फखरुद्दीन से राब्ते में रहता होगा। चांग ने तफसील बताते हुए कहा, नाम तो तुम पाकिशाही बता रहे हो, लेकिन कह रहे हो कि वो ग्रेट लैंड में तवील अरसे तक रहा है और बड़े होटल का जनरल मैनेजर रहा है। चुशान ने कहा, हार्ट एजेंसी का चीफ उसे मिस्टर प्राउड कहता है, जो कि उसके एशियाई नाम का ग्रेट लैंड की जुबान में तर्जुमा है। चांग ने जवाब दिया, ओके थैंक यू। चुशान ने कहा और फिर क्रेडल दबाकर उसने राब्ता खत्म किया और फिर टोन आने पर इमरान के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए ताकि उसे चांग से होने वाली गुफ्तगू के बारे में बता सके। होटल ब्रीज का जनरल मैनेजर फखरुद्दीन अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। वो अभी अभी उस कोठी से आया था जो उसने बाटले और उसके साथियों को दी थी। वहाँ बाटले से उसने डॉक्टर जफर की बात की थी, जो साइंसदान था और एक्रीमिया में सेटल होने और वहाँ अपनी लेबोरेटरी बनाने का ख्वाहिशमंद था, और इसके लिए वो जुआ खेलने से भी दुरेग नहीं करता था, लेकिन अक्सर हार जाता था। बाटले ने लेबोरेटरी के बारे में बात की तो फखरुद्दीन ने डॉक्टर जफर की बात कर दी, और फिर उनमें यह तय हुआ कि पहले फखरुद्दीन डॉक्टर जफर से बात करेगा, और अगर वो उस लेबोरेटरी के बारे में कुछ जानता हो तो फिर वो बाटले को कॉल करेगा। फिर वही बाटले के फोन पर उसने डॉक्टर जफर से बात की। वो बकौल उसके ऑफिस जा रहा था। उसने वादा किया था कि वो 1 घंटे में होटल पहुंच जाएगा, और अब फखरुद्दीन उसके इंतजार में बैठा पहलू बदल रहा था। फिर न जाने कितनी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो फखरुद्दीन ने रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। यस, फखरुद्दीन ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, काउंटर से क्यूटी बोल रही हूँ, डॉक्टर जफर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज सुनाई दी, भेजो उन्हें फौरन, फखरुद्दीन ने चीखते हुए लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक उद्धड़ उम्र आदमी जिसने सूट पहन रखा था अंदर दाखिल हुआ। आइए जनाब डॉक्टर जफर साहब, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि आपके एक्रीमिया वाले ख्वाब की ताबीर अब न सिर्फ मुमकिन हो गई है बल्कि करीब भी है। फखरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मुझे बताएं तो सही कि हुआ क्या है। डॉक्टर जफर ने कहा, 1 मिनट, पहले एक एक गिलास पुरानी शराब का हो जाए, फखरुद्दीन ने कहा, और फिर आगे बढ़कर उसने रैक में मौजूद एक शराब की बोतल और 2 गिलास उठाकर मेज पर रखे, और फिर बोतल का ढक्कन खोलकर उसने दोनों गिलासों में शराब डाली और फिर एक गिलास उठाकर डॉक्टर जफर के सामने रख दिया। शुक्रिया, डॉक्टर जफर ने मसरत भरे लहजे में कहा और गिलास उठाकर शराब का घूंट लिया। गुड, वाकई बेहतरीन पुरानी शराब है, डॉक्टर जफर ने चटकारा लेते हुए कहा। डॉक्टर साहब, आप साइंसदान हैं या किसी ऑफिस में मुलाजिम हैं? फखरुद्दीन ने कहा। मुलाजिम से क्या मतलब है आपका? मैं साइंसदान हूँ, डॉक्टर जफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपने कहा था ना कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फखरुद्दीन ने कहा। तो डॉक्टर जफर बेख्तियार हंस पड़ा। तो इसलिए आपको गलतफहमी हुई है। असल बात यह है कि मैं पाकिस्तान में एक मैन लेबोरेटरी में काम करता हूँ। उस लेबोरेटरी के इंचार्ज सर दावर पूरे पाकिस्तान के साइंसदानों के इंतजामी इंचार्ज हैं। उनका बाकायदा ऑफिस बना हुआ है जिसमें वो काम करते हैं, और लेबोरेटरी में भी काम होता रहता है, इसलिए हम उसे लेबोरेटरी की बजाय ऑफिस कहते हैं, डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर साहब, अब आते हैं असल बात पर। मेरे पास एक पार्टी है जो आपको $50 लाख नकद और एक्रीमिया में सेटल कराने के तमाम इंतजाम करने के लिए तैयार है, फखरुद्दीन ने कहा। मुझे जवाब में क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर जफर ने तजस्सुस भरे लहजे में कहा। सिर्फ चंद मालूमात मुहैया करनी होंगी, फखरुद्दीन ने कहा। मालूमात? क्या मतलब? कैसी मालूमात? डॉक्टर जफर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। पाकिस्तान और शुक्रान की मुश्तरका सरहद पर एक लेबोरेटरी इंतहाई खुफिया तौर पर तामीर की गई है। उसका कोड नाम पारस है। आप लाजमन इस बारे में सब कुछ जानते होंगे, फखरुद्दीन ने कहा। हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते सर दावर ने मुझे वहाँ भिजवाया था। वहाँ शुक्रान और पाकिस्तान के साइंसदान मिलकर काम कर रहे हैं, और साइंसी पॉइंट पर काम रुक गया तो सर दावर ने मुझे वहाँ भिजवाया था। मैंने जाते ही वो साइंसी उलझन दूर कर दी, डॉक्टर जफर ने बड़े फाकराना लहजे में कहा। तो आप वहाँ होकर भी आए हैं, वेरी गुड, फिर तो आप तफसील से सब कुछ बता सकते हैं, फखरुद्दीन ने मसरत भरे लहजे में कहा। किस किस्म की मालूमात आप चाहते हैं, और मुझे रकम कब मिलेगी, और एक्रीमिया में सेटल कराने का वादा कैसे पूरा होगा? मुझे तफसील बताएं, डॉक्टर जफर ने कहा। मैं उस पार्टी को कॉल कर लेता हूँ, वो आपको पेमेंट कर देंगे, और एक्रीमिया में सेटल कराने की गारंटी भी और मालूमात भी आप उन्हें बता देंगे, फखरुद्दीन ने कहा। वो कौन है? डॉक्टर जफर ने पूछा। वो ग्रेट लैंड के बाशिंदे हैं। वो शुक्रान और पाकिस्तान के मुश्तरका प्रोजेक्ट के बारे में किताब लिख रहे हैं। उनका नाम बाटले है, फखरुद्दीन ने कहा। क्या कोई रिसर्च करने वाला इतनी भारी रकम अदा कर सकता है? क्या कह रहे हो तुम? डॉक्टर जफर ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। ये किताब अक़वाम मुत्तहिदा के एक बड़े साइंसी इदारे की तरफ से लिखवाई जा रही है, और ये रकम
उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। फखरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बुला लो। डॉक्टर जफर ने कहा तो फखरुद्दीन ने फोन का रिसीवर उठाया और पहले एक बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया क्योंकि दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी थी। यस, चंद लम्हों बाद राब्ता होने पर एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। फखरुद्दीन बोल रहा हूँ जनाब, अपने होटल के ऑफिस से। डॉक्टर जफर साहब मेरे सामने बैठे हैं। ये खुद भी उस लेबोरेटरी जिसे पारस कहा जाता है में हो आए हैं और मालूमात मुहैया करने के लिए तैयार हैं। बस शर्त ये कि आप उन्हें इनामी रकम पहले दे दे और ये गारंटी भी दे कि आप उन्हें एग्रीमिया सेटल कराएंगे। फखरुद्दीन ने कहा, गारंटी तो आप उन्हें दे दे क्योंकि यहाँ आपके अलावा और कोई हमें नहीं जानता। अलबत्ता इनामी रकम का गारंटेड चेक उन्हें दे दिया जाएगा। दूसरी तरफ से कहा गया और फखरुद्दीन ने डॉक्टर जफर का सर असबात में हिलते देखकर ओके कह दिया। ठीक है, आप आ जाए, मैं काउंटर पर कह देता हूँ, वो आपको फौरन मेरे ऑफिस में भिजवा देंगे। फखरुद्दीन ने कहा और उसके साथ ही उसने क्रीडल दबाया और फिर काउंटर पर फोन करके उसने मिस्टर बार्टली की आमद और उन्हें ऑफिस भिजवाने की हिदायत करके रिसीवर रख दिया। आप वाकई इंतहाई खुशकिस्मत है डॉक्टर जफर, फखरुद्दीन ने रिसीवर रखकर मुस्कुराते हुए कहा। वो कैसे मिस्टर फकर? डॉक्टर जफर ने मसरत भरे लहजे में कहा। चंद मामूली मालूमात के लिए इतनी बड़ी रकम मिल रही है जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देगी। फखरुद्दीन ने कहा, कोई गफला तो नहीं होगा? डॉक्टर जफर ने चौंक कर कहा, अरे नहीं, गारंटेड चेक 100% कैश होता है और आप हमारे आदमी हैं और हमारे साथ कौन गफला कर सकता है? मैंने तो आपकी भलाई देखी है। फखरुद्दीन ने कहा तो डॉक्टर जफर ने उसका शुक्रिया अदा किया और फिर थोड़ी देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक लंबे कद और वर्जिश जिस्म का ग्रेट लैंड नजाद आदमी अंदर दाखिल हुआ तो फखरुद्दीन ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। ये बाटले था। उसका फखरुद्दीन ने बाकायदा डॉक्टर जफर के साथ तारुफ कराया। उसमें उसने खुसूसी तौर पर बाटले को अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे की तरफ से किताब लिखने का इशारा कर दिया ताकि बाटले जरूरत पड़ने पर उसको कंफर्म कर दे। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के बड़े साइंसदान हैं और हम साइंसदानों को दिल से इज्जत करते हैं। रकम हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखती। हमें तो खुशी इस बात की है कि आप हमसे ताउन कर रहे हैं। हम आपके ताउन के खुसूसी शुक्रगुजार हैं। बाटले ने बड़े फिदवियाना लहजे में कहा, आपकी मेहरबानी है जनाब, आप मुझे चेक दे, फिर जो पूछे मैं दुरुस्त तौर पर बताऊंगा, ये मेरा वादा रहा। डॉक्टर जफर ने मसरत भरे लहजे में कहा तो बाटले ने कोट की अंदरूनी जेब से एक तयशुदा चेक निकालकर उसे खोला और सामने रखकर अंदरूनी जेब से बॉल पॉइंट निकालकर उसने डॉक्टर जफर से उसका पूरा नाम पूछा जो डॉक्टर जफर ने बता दिया। फिर बाटले ने $50 लाख की रकम लिखकर नीचे 2 जगहों पर दस्तखत किए और चेक उठाकर डॉक्टर जफर की तरफ बढ़ा दिया। शुक्रिया, डॉक्टर जफर ने कांपते हुए लहजे में कहा और गौर से चेक को देखने लगा। फिर उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए और उसने चेक तय करके अपने कोट की जेब में डाल लिया। हाँ, अब पूछे, मैं तैयार हूँ, डॉक्टर जफर ने कहा। उस लेबोरेटरी का कोड नाम क्या है जो पाकिस्तान और शुगरान की मुश्तरका सरहद पर है? बाटले ने कहा। उसे पारस कहा जाता है, डॉक्टर जफर ने जवाब दिया। ये कोड नाम क्यों रखा गया है? क्या पारस वहाँ के किसी गांव या पहाड़ी का नाम है? बाटले ने कहा। ऐसा सरदावर ने किया है। उन्होंने तमाम लेबोरेटरियों के कोड नाम रखे हैं ताकि दुश्मन उन्हें शिनाख्त न कर सके। वैसे पारस यहाँ एक पत्थर को कहते हैं जो अगर लोहे को टच किया जाए तो वो लोहा सोने में तब्दील हो जाता है। मतलब है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम लेबोरेटरी। डॉक्टर जफर ने तफसील से जवाब देते हुए कहा, आपने मिस्टर प्राउड को बताया है, क्या खुद वहाँ गए थे? बाटले ने कहा। आपने मिस्टर प्राउड को बताया है, क्या खुद वहाँ गए थे? बाटले ने कहा। मिस्टर प्राउड कौन है? डॉक्टर जफर ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये मुझे मिस्टर प्राउड कहते हैं। फकर का ग्रेट लैंड की जुबान में तर्जुमा कर लेते हैं। फखरुद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, ओ अच्छा, मैं समझ गया। डॉक्टर जफर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आप प्लीज बताएं, मेरे पास वक्त बेहद कम है। बाटले ने कहा, जी हाँ, एक हफ्ता पहले मैंने वहाँ का पहली बार राउंड लगाया है। वहाँ सुपर हॉक पर काम हो रहा है। पाकिस्तान और शुक्रान दोनों ममालिक के साइंसदान वहाँ काम कर रहे हैं। एक साइंसी पॉइंट पर काम रुक गया तो उन्होंने वहाँ से सरदावर से मदद मांगी। सरदावर ने उस पॉइंट को मुझसे डिस्कस किया और उसका हल तलाश करके मैं वहाँ गया था। डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा, आप किस रास्ते से गए थे और किस इलाके से गुजरे थे, तफसील बताएं। बाटले ने कहा, मुझे एक हेलीकॉप्टर से पाकिस्तान दारुल हुकूमत से पहाड़ी इलाके गुरशान ले जाया गया। वहाँ एक जीप और ड्राइवर मौजूद था। वो मुझे लेकर पहाड़ी इलाके में ऐसे रास्तों से गया जहाँ सड़क ही मौजूद न थी, सिर्फ टेढ़ी सी पगडंडियां सी थी। लेकिन उस ड्राइवर ने बहुत माहिराना अंदाज में जीप चलाई। उसका नाम नादर था। वो मुझे लास्ट स्टॉप तक ले गया। ये पहाड़ियों के दरमियान काफी बड़ी मुस्तैद जगह थी। वहाँ एक आदमी पहले से मेरा इंतजार कर रहा था।
वहाँ से नादर जीप लेकर वापस चला गया और वो आदमी जो पारस से आया था मुझे साथ लेकर मुख्तलिफ पहाड़ी रास्तों और क्रैक्स में से निकालता हुआ लेबोरेटरी तक ले आया। फिर उसी तरह वापसी हुई। डॉक्टर जफर ने तफसील बताते हुए कहा, आप बताएं, हम आपकी बातों से क्या समझ सकते हैं? आपको कुछ भी नहीं मालूम, ना रास्ता, ना इलाके का नाम, ना वो पहाड़ियाँ, कुछ भी आपने नहीं बताया। बाटले ने जिद होने के से अंदाज में कहा, रास्ता तो नादर से भी पूछा जा सकता है, उसे थोड़ी सी रकम दे दी जाए तो वो लास्ट स्टॉप तक आपको ले जाएगा। डॉक्टर जफर ने कहा, नादर कहाँ मिल सकेगा? बाटले ने कहा, वो पहाड़ी इलाके के करीब ही एक टाउन में रहता है। उस टाउन का नाम प्राट टाउन है, छोटा सा टाउन है, वहाँ उसे तलाश किया जा सकता है। डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा, उसका कोई फोन नंबर? बाटले ने कहा, ओ नहीं, मुझे ये मालूम करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, वो तो महज एक ड्राइवर है और मैं साइंसदान हूँ। चंद बातें उससे मैंने इसलिए कर ली क्योंकि मुझे खामोशी काट खाने को आ रही थी। डॉक्टर जफर ने मुंह बनाते हुए कहा, चले, लास्ट स्टॉप तक हम पहुंच गए, आगे कैसे जाएंगे? बाटले ने कहा, मैं रास्ते की तफसील तो नहीं बता सकता, अलबत्ता एक साइंसदान होने के नाते मेरे जहन में क्लू मौजूद है। मैंने उस रास्ते से गुजरते हुए एक बात नोट की है कि जिस जिस रास्ते और क्रैक से हम गुजरे वहाँ कदमों तले सुर्ख रंग के पत्थरों की एक पट्टी सी चली जाती थी। चुनांचे उस सुर्ख पट्टी को आसानी से मार्क किया जा सकता है और फिर उस पट्टी पर चलते हुए हम आसानी से लेबोरेटरी तक पहुंच सकते हैं। डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा, अब आप लेबोरेटरी के बारे में तफसील बताएं। वहाँ कितने साइंसदान हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, कितने शोगरानी, और वहाँ किस किस किस्म के हिफाजती इंतजामात हैं? बाटले ने कहा तो डॉक्टर जफर ने तफसील बतानी शुरू कर दी। ये तो आपने लेबोरेटरी के हिफाजती इंतजामात के बारे में बताया है। लेबोरेटरी तक पहुंचने में मेरा मतलब है कि रास्ते में कोई हिफाजती इंतजामात नहीं है। बाटले ने कहा, मुझे नादर ने बताया था कि अंदर से उस पूरे इलाके को मुसलसल चेक किया जाता है और अगर कोई गलत आदमी उधर नजर आ जाए तो उस पर छुआई वार करके उसका खात्मा कर दिया जाता है। इससे ज्यादा तफसील का मुझे इल्म नहीं है। हो सकता है कि नादर को उसकी तफसील का इल्म हो, वो गुज़िश्ता 5 सालों से वहाँ आ जा रहा है। डॉक्टर जफर ने जवाब देते हुए कहा, और कोई बात जो आपके ख्याल में किताब में दर्ज होनी जरूरी है? बाटले ने कहा तो सामने बैठा हुआ फखरुद्दीन बेख्तियार मुस्कुरा दिया। मैं क्या कह सकता हूँ, जो कुछ मुझे मालूम था मैंने बता दिया है। डॉक्टर जफर ने जवाब दिया, ओके, आपकी मेहरबानी। और मिस्टर प्राउड, अब अगर हमने फौरन नादर से मिलना हो तो कैसे मुलाकात हो सकती है? क्या हेलीकॉप्टर सर्विस का इंतजाम हो सकता है? डॉक्टर जफर भी हमारे साथ जाएंगे ताकि नादर हमसे ताउन करने पर तैयार हो जाए। बाटले ने फखरुद्दीन से मुखातिब होकर कहा, यस सर, सर्विस मौजूद है। कितने आदमियों के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए और कितने अरसे के लिए? फखरुद्दीन ने कहा, डॉक्टर साहब और 3 हम, अगर तुम साथ चलो तो तुम्हारी मेहरबानी। बाटले ने कहा, मैं तो इन दिनों बेहद मसरूफ हूँ, डॉक्टर जफर आपके साथ होंगे। फखरुद्दीन ने कहा और फोन का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाकर उसने फोन को डायरेक्ट किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सेक्रेटरी को यह मालूम हो कि उसने गैर मुल्कियों के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस अरेंज की है। उसे मालूम था कि बाटले और उसके साथियों ने मिशन मुकम्मल करके वापस चले जाना है, जबकि उसने यही रहना है, इसलिए वो किसी की नजरों में आना ना चाहता था। फिर उसने इंक्वायरी से हेलीकॉप्टर सर्विस का नंबर लेकर उन्हें फोन किया और 4 अफराद को प्राट टाउन ले जाने के लिए सर्विस बुक करा ली। हमें कहाँ पहुँचना होगा? बाटले ने उठते हुए कहा तो फखरुद्दीन ने सर्विस का मकाम बता दिया। हम वापस अपने रिहाइशगाह पर जाएंगे, वहाँ से अपने साथियों को लेकर एयर क्लब पहुँच जाएंगे। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आपको इस तकलीफ के लिए अलहदा इंतहाई माकूल मुआवजा दिया जाएगा। बाटले ने कहा तो डॉक्टर जफर का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। इमरान अपने फ्लैट में बैठा एक किताब के मुताले में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बज़बान खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने किताब से नजरें हटाए बगैर रिसीवर को कान से लगाकर बोलते हुए कहा, सफदर बोल रहा हूँ इमरान साहब। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई थी। यस, क्या हुआ ट्रेसिंग का? इमरान ने इस बार भी मैकेनिक के अंदाज में बात करते हुए कहा, हमने बाटले और उसके 3 साथियों की रिहाइशगाह का सुराग तो लगा लिया है, लेकिन वो रिहाइशगाह में मौजूद नहीं है। आपसे तफसील से बात करना जरूरी है। आप इजाजत दे तो मैं और कैप्टन शकील आपके फ्लैट पर आ जाए। सफदर ने कहा, आ जाओ। वैसे तुम्हारे फोन की बजाय बार बार फ्लैट के चक्कर लगाने से मुझे अंदाजा हो गया है कि हमारे मुल्क में फोन कॉल्स कितनी महंगी हो गई हैं, और मुझे अंदाजा हो गया है कि सुलेमान क्यों मुझे बार बार कहता है कि फोन का इस्तेमाल कम से कम करूं। बहरहाल आ जाओ। इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक मुसलसल बोलते हुए कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने एक बार फिर किताब पर नजरें जमा दी। कुछ देर बाद कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। सुलेमान, जाओ, सफदर और कैप्टन शकील आए होंगे। इमरान ने ऊंची आवाज में कहा, जा रहा हूँ।
सुलेमान की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुलने और सफदर की आवाज सुनाई दी। वो सुलेमान को सलाम कर रहा था। चंद लम्हों बाद सफदर और कैप्टन शकील सिटिंग रूम में दाखिल हुए और फिर रस्मी सलाम दुआ के बाद इमरान के सामने कुर्सियों पर बैठ गए। इमरान ने किताब बंद करके मेज पर रख दी थी। हाँ, अब बताओ, कोई खास बात है? इमरान ने कहा। इमरान साहब, हमने वो कोठी तलाश कर ली है जहाँ बाटले और उसके साथी रियाज पजीर हैं, लेकिन इस वक्त वो वहाँ मौजूद नहीं है। सफदर ने कहा। कैसे तलाश किया कोठी को? इमरान ने कहा। हमने तमाम बड़े प्रॉपर्टी डीलर से राब्ते किए, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा क्लू न मिला कि गैर मुल्की खुसूसन एग्रीमीज के ग्रुप्स ने रिहाइश का और कारें बुक कराई हो। अलबत्ता एक प्रॉपर्टी डीलर ने, जो कैप्टन शकील का दोस्त निकल आया था, कहा कि होटल ब्रिज के जनरल मैनेजर फखरुद्दीन ने मुख्तलिफ कॉलोनियों में कई कोठियां खरीद रखी हैं। वहाँ कारें भी हर वक्त मौजूद रहती हैं, लेकिन ये कोठियां खाली पड़ी रहती हैं। आज से पहले उनमें से एक भी रिहाइशगाह में कोई आदमी सिवाय वहाँ के मुलाजिम के नजर नहीं आया। अलबत्ता अब उसने एक कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में, जो फखरुद्दीन की मिल्कियत है, 4 एग्रीमेंट्स देखे हैं, क्योंकि उस डीलर की रिहाइश भी उसी कॉलोनी में है। हमने जब उसे बाटले और उसके साथियों की वो तस्वीरें दिखाई जो हमने एयरपोर्ट से हासिल की थी, तो वो फौरन पहचान गया। फिर हमने खुद जाकर चेक किया तो वहाँ एक औरत और 2 मर्दों की मौजूदगी का पता चला। अलबत्ता चौथा आदमी मौजूद न था। हमने इस चेकिंग के लिए SSB रेस इस्तेमाल की थी। फिर हमने वहाँ सुपर डिक्टाफोन अंदर फायर कर दिया और उन तीनों की थोड़ी सी गुफ्तगू हमने उस सुपर डिक्टाफोन के जरिए सुन ली। उन्होंने बाटले का नाम लिया था और ये बाटले ही मिसिंग था। सफदर ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। वेरी गुड, तुम अब सुपर ट्रेसर बन गए हो। इस अंदाज में किसी को ट्रेस करना तो तकरीबन नामुमकिन है। गुड, वेरी गुड, इमरान ने कहा। तो सफदर और कैप्टन शकील दोनों के चेहरे खिल उठे। अब क्या हुक्म है? इनका क्या करना है? सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। करना क्या है? उन्हें बेहोश करके राना हाउस पहुंचाना है और फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। ये चारों ग्रेट लैंड की सरकारी एजेंसी हार्ट एजेंसी के सुपर एजेंट है और इन्होंने ही सर सुल्तान की रिहाइशगाह पर हमला किया था। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ये तो बाकायदा मिशन का सिलसिला हो गया। आपने चीफ को आगाह किया है? सफदर ने कहा। ओह हाँ, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा, मैं बात करता हूँ, इमरान ने चौंक कर कहा और फिर फोन का रिसीवर उठाकर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए।